दीपावली के एक दिन बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अच्छी खबर आई। 4.5 साल बाद एलएसी पर भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। अभी डेम चौक पर निगरानी की जा रही है। देपसांग पर जल्द पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोनों इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। डी एस्केलेशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दिवाली के मौके पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपावली की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बोमला पास पर चीनी सैनिकों से बात भी की। ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या पूछा? 这里的地方很高，你们的身体也好过的是。我们的身体已经适应了。 प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा। एलएसी पर जितनी बार भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, उतनी ही बार चीनी सैनिक भी पेट्रोलिंग करेंगे। दोनों देशों को पेट्रोलिंग की जानकारी देनी होगी। 25 नवंबर को शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, जबकि 26 नवंबर को हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। संविधान अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 26 नवंबर को ये संयुक्त सत्र बुलाया जाना है। एक दिन का संयुक्त सत्र पुराने संसद भवन में बुलाया जा सकता है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ही 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और नए वक्फ बिल पर सबकी नजर रहेगी। इन दोनों मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संबंधित बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। नए वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी भी शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। विपक्षी दल लगातार नए वक्फ बिल को लेकर विरोध में हैं। दिल्ली में आस्था वाली सियासत। 7 नवंबर को रहेगी छठ पर छुट्टी। एलजी ने आतिशी को लिखी थी चिट्ठी। केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में की पूजा। सीएम आतिशी के नाम लिखी चिट्ठी में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि छठ पर्व में तीसरा दिन बेहद अहम है, इसलिए इस दिन रेस्ट्रिक्टेड अवकाश नहीं पूर्ण अवकाश होना चाहिए। उपराज्यपाल की चिट्ठी पर तत्काल एक्शन लेते हुए सीएम आतिशी ने 7 नवंबर को छठ पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। वहीं दिवाली के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ की। भगवान रामचंद्र जी सबका भला करें, सबकी मनोकामना पूरी करें। अभी मैं और मेरी पत्नी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर आए। यहाँ पे अभी हम लोगों ने यज्ञ किया और सबके भले के लिए और सबकी स्वास्थ्य के लिए हमने कामना की। श्रद्धा और भक्ति वाली सियासत के बीच आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब। क्या ये पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा है? इनके एलजी से पूछ लीजिए, वो तो हर चीज के एक्सपर्ट है। सिवाय उनका जो काम है उनको कोई नहीं आता, बाकी सब चीजों के एक्सपर्ट है। दिल्ली में बड़ी आबादी पूर्वांचल के लोगों की है और पूर्वांचल के लोग अक्सर छठ पर छुट्टी की मांग करते रहे हैं। खड़गे की फटकार के बाद शक्ति स्कीम के रिव्यू पर बदला कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार का सुर। बीजेपी ने कहा माफी मांगे कांग्रेस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शक्ति योजना के रिव्यू की बात कही थी। शक्ति योजना के तहत कर्नाटक में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलती है। डीके शिवकुमार के रिव्यू वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए। खड़गे ने मंच से डीके शिवकुमार को फटकार लगाई। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ। खड़गे के फटकार के बाद डीके शिवकुमार के सुर बदल गए। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक का गारंटी मॉडल देश के लिए मिसाल है। सपोज कर्नाटक का गारंटी मॉडल इज ए मॉडल फॉर द एंटायर कंट्री। द बीजेपी इज आल्सो अडॉप्टिंग इट। कर्नाटक में 11 जून 2023 को शक्ति स्कीम शुरू की गई थी और 18 अक्टूबर 2024 तक कर्नाटक सरकार ने इसके ऊपर 7,507 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चुनावी वादों के कांग्रेस के विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब समझ में आया है कि चुनावों में वादे करना आसान है, पर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। कर्नाटक में शक्ति योजना को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही बयानबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। पीएम ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।
अब कांग्रेस लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों की वित्तीय सेहत बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस की तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है। ये इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस विकास की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। पीएम के साथ ही दूसरे बीजेपी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए लोगों से झूठे वादे करती है। राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सरकारी कर्मचारियों को ही वेतन नहीं दे पा रही है, तो तेलंगाना में भी कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा पर तकरार। मोहन यादव सरकार ने गोवर्धन पूजा मनाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पूछा इसकी जरूरत क्या है। जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजा के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गोवर्धन पूजा मनाने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से सूबे के सभी संभागों, सभी जिलों, तहसील और गांव की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा होगी। प्रदेश के सभी मंत्री, बीजेपी विधायक और प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। वो सरकार में 10 साल रहे, कभी वो कर लेते। उनको तो उनके वोट बैंक का खतरा था। क्या शहर, क्या गांव, सब लोग इसका आनंद लेते हैं। मुझे गर्व है कि हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि गोवर्धन पूजा पहले से होती रही है, अब सरकार को इसका आयोजन करने की क्या जरूरत है। गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। दिशा से मनती रही है, कौन सा नया ऐसा काम सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में जब सरकार गौशाला की व्यवस्था नहीं कर रही और गोवर्धन पूजा की बात कर रही है, तो ये क्या है। कांग्रेस के विरोध के बीच मध्य प्रदेश गोवर्धन पूजा की धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। दिवाली के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजदूरों से बात की, दीवारों पर पुट्टी भी लगाई। राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में राहुल गांधी अपने भांजे रेहान के साथ 10 जनपद की रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों का हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने दीवार पर पुट्टी लगाई और मजदूरों से बात करते हुए उनकी मुश्किलों को भी सुना। दिलचस्प बात यह है कि राहुल खुद पेंटिंग करते भी नजर आ रहे हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे औजार कैसा है, क्या मुश्किल होती है। जैसे भी हाथ थोड़े जल रहे हैं, करते करते जो है ना सर आदत हैबिट बन जाएगी। करीब 9 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी कुम्हारों के साथ दीपक बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुम्हारों से बात करते हैं, खुद दीपक भी बनाते हैं। अच्छा नहीं बना। अच्छा नहीं बना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो शुरू ही किया है। 3 महीने का कोर्स लेना पड़ेगा मुझे। हाल ही में राहुल गांधी शेविंग कराने एक सैलून में पहुंचे थे। दिवाली के मौके पर सैलून के मालिक को कटिंग टूल समेत कई और सामान तोहफे में भेजा। मुंबा देवी से शिंदे गुट की उम्मीदवार सायना एनसी पर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का विवादित बयान। सायना एनसी ने कहा, मुंबई पुलिस और चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद सावंत ने सायना एनसी पर विवादित टिप्पणी की। अरविंद सावंत ने सायना एनसी का नाम लिए बगैर कहा, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। बीजेपी नेता रही सायना एनसी को चुनाव में शिंदे गुट वाली शिवसेना ने मुंबा देवी से उम्मीदवार बनाया है। अरविंद सावंत के बयान पर सायना ने कहा, मैं महिला हूँ, माल नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये आइटमाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को लेके सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है या नहीं। बीजेपी भी सावंत के बयान को मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने कहा कि महिला पर इस तरह का बयान शर्मनाक है। राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है, वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। महाविकास आघाड़ी से मुंबा देवी सीट से कांग्रेस ने अमीन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। मुंबई की मुंबा देवी सीट पर अमीन पटेल और सायना एनसी के बीच सीधी टक्कर है। यूपी में पोस्टर वॉर का नया चैप्टर। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी का जवाब। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच लखनऊ में पोस्टर वाली सियासत गर्म है। पहले 27 का सत्ताधीश वाला पोस्टर आया, अब समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला पोस्टर लगाया है। लखनऊ के राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पीडीए जुड़ेगा तभी भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को समाप्त किया जा सकेगा। पीडीए जुड़ेगा तभी आरक्षण मिलेगा, पीडीए जुड़ेगा तभी
रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। इसके बाद बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर आया था। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जिन्होंने समाज को वोट के लिए जाति में बांटा है वो जुड़ने की बात कह रहे हैं। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाला सीएम योगी का बयान सिर्फ यूपी की सियासत में सरगर्मी नहीं बढ़ा रहा, उस बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भी खलबली मची हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग के जवाब का लहजा अहंकार भरा है। जयराम रमेश समेत 9 कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के सवालों पर आयोग के जवाब पर नाराजगी जताई है। 3 पन्नों की चिट्ठी में कांग्रेस नेताओं ने कहा, कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग के जवाब का लहजा और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा अपमानजनक है। अब चुनाव आयोग का हर जवाब नेताओं या पार्टी पर व्यक्तिगत हमलों से भरा हुआ लगता है। कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में कहा कि अगर चुनाव आयोग अपनी बात पर अड़ा रहता है तो हमारे पास ऐसी टिप्पणियों को हटाने के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 9 अक्टूबर को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को हरियाणा चुनाव में अनियमितता की शिकायत भेजी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया था। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचे। महाराष्ट्र में डीजीपी को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं डीजीपी रश्मि शुक्ला। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने रश्मि शुक्ला पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का फोन टेप कराने का आरोप लगाया है। पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव तंत्र के ऊपर चल रहा है और उसकी सूत्रधार रश्मि शुक्ला जी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का आरोप है कि डीजीपी रश्मि शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें परेशान करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दरअसल नसीम सोलंकी कानपुर के बनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए चली गई थी। आप देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मंदिर में पूजा अर्चना की उनकी तस्वीर सामने आई और उसके बाद उनके खिलाफ फतवा आ गया। आज सुबह मंदिर गई थी नसीम सोलंकी। दरअसल जो कानपुर की सीसामऊ सीट है वो खाली हुई है और वहां से उम्मीदवार बनी है नसीम सोलंकी, और उनके खिलाफ अब फतवा जारी कर दिया गया। दिवाली के बाद दिल्ली पर प्रदूषण की दोहरी मार। AQI पहुंचा 350 के पार। वहीं यमुना में उठा फिर से सफेद झाग। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। आतिशबाजी के बाद कई इलाकों में AQI लेवल 400 के करीब पहुंच गया है। हवा में PM 2.5 का लेवल सामान्य से 15 गुना ज्यादा हो गया। कुछ जगहों पर टारगेटेड पटाखे फूटे। जिन लोगों ने पटाखे जलाए हैं, प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, हम अगली बार और प्रयास करेंगे कि इसे और नियंत्रित किया जाए। दूसरी तरफ यमुना के पानी में फिर से सफेद झाग दिख रहा है। छठ से पहले कालिंद्री कुंज में यमुना जहरीले झाग से ढक गई है। प्रदूषण के दोहरे प्रहार को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। दिल्ली को बहुत खराब स्थिति में लाने का अगर किसी का योगदान है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। हवा की रफ्तार तेज होने के कारण फिलहाल AQI में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं यमुना के झाग को खत्म करने के लिए लगातार छिड़काव किया जा रहा है। पटाखे जलाने के झगड़े में इंदौर में हुआ हंगामा, आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई। तैनात की गई पुलिस। सड़क पर हंगामा करती भीड़, तोड़फोड़ के निशान, गाड़ियों में झुलसती आग। इंदौर के छतरीपुरा में दिवाली के अगले दिन यही हालात दिखे। यहाँ कुछ छोटे बच्चे पटाखे चला रहे थे। इसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। उसके बाद मारपीट हुई, फिर बवाल शुरू हो गया।
सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए झगड़े में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुरक्षा के लिए यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। जब बच्चों में आपस में बच्चों को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो थोड़ा पथराव दोनों तरफ से हुआ है। अब वो हम सीसीटीवी फुटेज इसमें निकाल रहे हैं कि किसकी तरफ से इसमें गलती हुई है और किसने पहले व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। दिवाली के दिन हुए डबल मर्डर के आरोप में नाबालिग पकड़ा गया। 70,000 के लेन देन के विवाद में हुआ कत्ल। दिवाली के दिन शाहदरा के बिहारी कॉलोनी में चाचा भतीजे के सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 70,000 के लेन देन के झगड़े में आकाश और ऋषभ की हत्या हुई। 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है, इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। सीसीटीवी में दोनों आरोपी स्कूटी से आते दिख रहे हैं। एक आरोपी पहले आकाश के पैर छूता है, फिर दूसरा आरोपी गोली चला देता है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग मृतक आकाश का दूर का रिश्तेदार है। आकाश को नाबालिग के 70,000 रुपए देने थे। आकाश ने नाबालिग का फोन उठाना बंद कर दिया था। इससे नाराज नाबालिग ने शूटर हायर किया और कत्ल की साजिश रची। आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था। इसको पैसे की ज़रूरत थी, उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिर्फ आकाश की ही हत्या करना चाहते थे, लेकिन गोली चलने के बाद आकाश का भतीजा ऋषभ उनके पीछे भागा और आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से ऋषभ को भी गोली मार दी। कर्नाटक में जमीन के वक्फ बोर्ड में जाने की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में कई लोग घायल। कांच के टूटी हुई खिड़कियां, बिखरे हुए बर्तन और दहशत का मंजर। हावेरी जिले के काड़ुकोल गांव में यह हंगामा जमीन को लेकर हुआ। अफवाह फैली कि धर्म स्थल के आसपास की ज्यादातर जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर बताया गया है, जिसके बाद लोगों में अपनी जमीन छीनने का डर बैठ गया। लोगों ने समुदाय विशेष के स्थानीय नेताओं पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव है। एहतियातन 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस की 4 टुकड़ियां भी इलाके में हैं। 30 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब तक किसी भी पीड़ित की ओर से शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2 और हाथियों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बांधवगढ़ रिजर्व में पिछले कुछ दिनों के दौरान 13 हाथियों के झुंड में से 10 हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथियों की मौत की वजह कोदो की फसल बताई जा रही है। हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। इस बीच हाथियों की लगातार हो रही मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। ये सरकार उन वन प्राणी आदिवासी विरोधी सरकार है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी हो। सामाजिक कार्यकर्ता भी हाथियों की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच के लिए हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और यदि सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया तो हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी जाएंगे। दिल्ली से 5 सदस्यीय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल की टीम रिजर्व में मौजूद है। आसपास के इलाकों से कोदो की फसल और पानी के सैंपल की भी जांच की जा रही है। दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में 1 नवंबर को 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हुई। बाजार शाम 6 बजे से 7 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ओपन हुआ था। सेंसेक्स 335 अंक की बढ़त के साथ 79,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 99 अंक की उछाल रही और ये 24,304 पर बंद हुआ। कारोबार के बाद सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में से 26 में तेजी रही, जबकि 4 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 42 शेयर में तेजी और केवल 8 में बढ़त देखने को मिली। दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा 68 साल पुरानी है। पिछले साल 1 घंटे के अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग में 8 करोड़ लोगों ने निवेश किया था। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। शिक्षा मंत्री ने कहा कांग्रेस राज में लगाई गई थी किताबें।
2 दिन पहले राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा था कि उन्होंने किसी पुस्तक का अनुमोदन नहीं किया था। डोटासरा ने मौजूदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को साक्ष्य पेश करने की चुनौती दी थी। जवाब में आज मदन दिलावर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विवादित पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला कांग्रेस राज में हुआ था, इसके लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले गोधरा की घटना से जुड़ी किताब वापस मंगवा ली थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में स्कूली बच्चों की किताब में हत्यारों का महिमा मंडन किया गया था।